आज हम इस वीडियो में मुराबाहा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मुराबाहा एक सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट है। अब होता क्या है, जैसे मान लो कल को आप इस्लामिक बैंक के थ्रू कोई भी किसी भी तरह की सेल परचेस करना चाहते हो, आप एक सेलर हो, आप अपना मकान बेचना चाहते हो, जिस भी बायर को आप अब अपना मकान बेच रहे हो उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से, उसको क्लियरली आप अपने मकान की कॉस्ट बताओगे, उसके ऊपर कमाने वाला प्रॉफिट बताओगे, ताकि बायर को, जो भी आपसे परचेजर उस मकान को खरीद रहा है, इस्लामिक बैंक के थ्रू उसे पता हो, बल्कि उसे शरिया लॉ के हिसाब से पता होना चाहिए कि आपको वो मकान कितने का पड़ा, मतलब आपको उस मकान की कॉस्ट कितने की पड़ी और आप उस पर कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। इस तरह के की हिडन चार्जेस से बचने के लिए, इंटरेस्ट से बचने के लिए, लोन से बचने के लिए मुराबाहा एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सेल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप एज अ सेलर अगर इस्लामिक बैंक के थ्रू अपना सामान बेचना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल में ये समझ रहे हैं कि इस्लामिक बैंक के थ्रू आप अपना मकान बेच रहे हैं, तो आप बायर को, जिसको भी आप अपना मकान बेच रहे हैं, उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से उस मकान की कॉस्ट बताएंगे, उसकी कितनी लागत पड़ी है आपको और उसके ऊपर आप कितना प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, वो भी क्लियरली ट्रांसपेरेंट तरीके से बायर को बता देंगे, ताकि बायर को कोई भी हिडन कॉस्ट या हिडन चार्जेस ना रहें और वो इस तरीके के लोन या इंटरेस्ट में ना एंटेंगल हो, जिसकी वजह से वो आगे आने वाले फ्यूचर में परेशान हो या परेशानी में पड़े। इसी तरह के सेल कॉन्ट्रैक्ट को मुराबाहा कहा जाता है इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में या इस्लामिक फाइनेंस में। इसी तरीके के और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इजराहा, जिसको अगर आप सऊदी में जाएंगे तो उजरा के नाम से जाना जाता है। मुराबाहा का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, आपको इस्लामिक बैंक के पास जाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि मुझे एक मकान खरीदना है। अब होगा क्या कि इस्लामिक बैंक जब एक बार जान गया है कि आपको मकान खरीदना है, आप इस्लामिक बैंक के थ्रू मकान को खरीदने का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, आप एक यहाँ पे बायर हैं, तो आप किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट तो पे करने वाले नहीं है। इस्लामिक बैंक क्या करेगा, आपके बिहाफ पे सेलर ढूंढेगा, थर्ड पार्टी को ढूंढेगा और उनको बताएगा कि मेरे पास एक शख्स है जिसे मकान खरीदना है, तो बैंक आपके बिहाफ पे वो मकान खरीद लेगा। अब इस चीज़ को आगे कैसे फॉलोअप किया जाएगा, बैंक आपको बोलेगा कि ठीक है, अगर आप चाहें तो एकदम से सारा का सारा पेमेंट कर सकते हैं, इस मकान की कॉस्ट इतनी है, इस मकान का प्रॉफिट इतना है, आप एक बार में हमें सारा का सारा पैसा दे दीजिए, या फिर आप इंस्टॉलमेंट्स में या डेफर्ड या लेट पेमेंट भी कर सकते हैं, यानी थोड़े थोड़े हिस्सों में भी आप पैसा दे सकते हैं। इस तरह के अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स होते हैं पेमेंट के। तो यहाँ पे एज अ बायर इस्लामिक बैंक के थ्रू आप नोटिफाई किए जाते हैं एग्जैक्ट मकान की कॉस्ट के बारे में और मकान के ऊपर जो मार्कअप या प्रॉफिट है उसके बारे में, यानी कि इस ट्रांजैक्शन की जो पूरी की पूरी वैल्यू चेन है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज हिडन नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लोन इन्वॉल्व नहीं है, सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं। इस्लामिक फाइनेंस सीरीज़ में अभी तक हमने ये समझा कि इस्लामिक बैंक के थ्रू जितने भी जिस भी तरीके के ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं उसमें ना ही आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, ना ही आप इंटरेस्ट दे सकते हैं। अब एक बैंक होते हुए, चाहे वो कोई भी एंटिटी हो, दुनिया के किसी भी कोने पे हो, किसी भी रिलीजन में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी रीजन में हो, किसी भी कल्चर में हो, अगर वो एंटिटी किसी भी तरीके का लोन या इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती तो वो एंटिटी अपना खर्चा कैसे चलाएगी। यही सवाल मेरा आप लोगों से है कि अगर इस्लामिक बैंक किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट नहीं किसी भी ट्रांजैक्शन पे लगा सकते हैं, या कोई भी जो भी इस्लामिक बैंक के थ्रू अपना ट्रांजैक्शन करना चाहता है या अपने फाइनेंस को मैनेज करना चाहता है, वो अगर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं दे सकता है, ना ही उसे इंटरेस्ट लेवी किया जा सकता है। सेम प्रिंसिपल इस्लामिक बैंक्स पे भी लागू होता है कि अगर इस्लामिक बैंक किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते हैं अपनी तरफ से, अगर वो किसी भी कैसे भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, चाहे वो बड़ा ट्रांजैक्शन हो चाहे वो छोटा ट्रांजैक्शन हो, तो वो अपना खर्चा, अपना एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलाएंगे। खर्चा चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लगाए जाते हैं, लेवी किए जाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस अगर आप लोन की तरह, अगर आप इंटरेस्ट की तरह नहीं वापस लेंगे या आपके पास वापस नहीं आएंगे, तो आप किस तरीके से एग्जिस्ट करोगे, किस तरीके से सस्टेनेबल बनोगे। तो इसी वजह से जितने भी इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम्स हैं या इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अलग अलग तरीके के चार्जेस को लेवी करते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस,
जो है वो एक फ़ी भी हो सकती है, एक सिंपल सा चार्ज भी हो सकता है। लेकिन कभी भी किसी भी स्थिति में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम या फिर इस्लामिक बैंक या इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसी भी तरीके का कोई भी लोन या इंटरेस्ट लेवी नहीं करेंगे अपने कस्टमर्स पे, या थर्ड पार्टी पे, या सेकंड पार्टी पे, या फर्स्ट पार्टी पे, जिसके साथ भी वो पार्टनरशिप में किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपना खर्चा या अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। क्योंकि शरिया लॉ के हिसाब से आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते हो। शरिया लॉ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। शरिया लॉ यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि सारे के सारे इस्लामिक बैंक्स जो हैं, जितना भी पूरा का पूरा इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पूरा सिस्टम है, वो शरिया कंप्लायंट होना चाहिए। अगर कोई भी इस्लामिक बैंक या कोई भी इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शरिया लॉ के हिसाब से नहीं चलेगा, शरिया लॉ के हिसाब से कंप्लायंस में खरा नहीं उतरेगा। यानी जो अलग अलग शरिया बोर्ड्स हैं, जिसके जो पैनल्स में कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स, कंटेम्प्रेरी एक्सपर्ट्स हैं, जो शरिया लॉ को अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हैं और अपना एक विचार सामने रखते हैं, वही जो विचार है उसको फतवा कहा जाता है। और ये फतवा से पता चलता है, ज़्यादा बेटर और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस तरीके से इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो अपने ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट कर सकते हैं, कहाँ किस लेवल पे, किस सीक्वेंस में मॉनिटरिंग होगी, क्या जो उनकी सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, जिस सीक्वेंस में कोई भी इस्लामिक बैंक जो है वो अपने ट्रांजैक्शंस कंडक्ट कर रहा है, चला रहा है अपने कस्टमर्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, वो हर लेवल पे उस सीक्वेंस पे शरिया कंप्लायंट होने चाहिए, ये शरिया लॉ कहता है। और यही चीज़ का ख्याल शरिया पैनल या शरिया बोर्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स हैं, वो रखते हैं। हर इस्लामिक बैंक की, हर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मॉनिटरिंग होती है शरिया लॉ के हिसाब से। और कहीं पे भी कुछ भी कभी भी किसी भी वक्त अगर डाउटफुल लगता है तो वहाँ पे जो शरिया बोर्ड्स हैं वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, जिसको फतवा कहा जाता है।